हेलो, आदाब, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए, अपना जो एपिथेलियल टिश्यू का सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम लोग इस लेक्चर में कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में डिस्कस करते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम इज जनरली यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन, आपके शरीर में प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और इसका दो टाइप होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको ये समझ आएगा। देखिए एक बात को कि कंपाउंड एपिथेलियम का एनसीईआरटी में बस एक पैराग्राफ दिया हुआ है, लेकिन उसका जो एग्जाम्पल्स है ना, उस एग्जाम्पल्स में एनसीईआरटी ने वो टॉपिक का नाम नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम्पल्स में सारे एग्जाम्पल्स को मेंशन कर दिया है। ठीक है, और वो चीज आपको इस लेक्चर में देखने को भी मिलेगा। प्लस हम लोग इस वीडियो में सेल जंक्शंस और ग्लैंड्स का जो बेसिक टर्म होता है उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये लेक्चर को देखिए, फिर एंड में मिलते हैं और बात करते हैं। ठीक है, लेक्चर एंजॉय करें। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का जब हम जिक्र किए उससे पहले हम तुमको कल ही बता दिए थे कि कंपाउंड एपिथेलियम को हम लोग दो टाइप में बांटते हैं ना जी। कल एक ड्राइंग बनाए थे ना, कंपाउंड एपिथेलियम को हम लोग दो टाइप में बांटते हैं। एक कंपाउंड एपिथेलियम का सबसे बेसिक मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारा लेयर्स में सेल अरेंज होगा। ठीक है, 4 to 6 लेयर्स में सेल अरेंज होगा। उसका हम लोग दो टाइप पढ़े थे, एक को बोले थे ट्रांजिशनल एपिथेलियम और एक को बोले थे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अरे बोले थे ना। तो सबसे पहले क्या सर, सबसे पहले ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अच्छा अच्छा, इतना लेट करेगा यार, कैसे चलेगा काम? फर्स्ट क्लास है, एक रिवीजन भी हो गया, तब आ रहा है ट्रांजिशनल। ठीक है, देखिए जब हम लोग ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बात करते हैं तो इसी का दूसरा नाम होता है जी यूरोथीलियम। ठीक है, यूरोथीलियम क्यों होता है सर इसका दूसरा नाम? इसका दूसरा नाम यूरोथीलियम इसलिए होता है क्योंकि ये किडनी वाला जो एक्सक्रीटरी वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें ज़्यादा पाया जाता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये जनरली पाया जाता है। सर तो इसको बात करिए, सर ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्यों बोल रहे हैं? तो सबसे पहले अगर इसका बेसिक्स हम बताएं तो क्या होगा कि नीचे में क्यूबॉइडल सेल्स होगा। नीचे में क्या है सर? नीचे में है क्यूबॉइडल सेल्स। उसके ऊपर में पॉलीगोनल शेप सेल होगा। पॉलीगोनल में मतलब 3 4 5 6 कुछ भी शेप का हो सकता है, पॉलीगोनल शेप सेल होगा। ठीक है, ऐसे ही करके बहुत सारा लेयर्स ऑफ सेल होगा, लेकिन नीचे मेन इंपॉर्टेंट है क्यूबॉइडल सेल्स होगा। अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। बेसमेंट मेम्ब्रेन हम लोग पढ़े थे ना जी, एपिथेलियल टिश्यू के बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर नीचे कनेक्टिव टिश्यू, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होता ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हुआ कि नो बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, मतलब कि अरे अभी देखिए तुम लोग तो इंस्टाग्राम यूज करते होगे, उसमें लड़की लोग ऐसे करती है बुज 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 बुज, और कपड़ा चेंज हो जाता है तुरंत में, ठक 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 ठक, है ना? लड़का लोग भी करता है, ऐसे करके ऐसे किया और ऐसे गंदा रहता है, अचानक से सुंदर बन जाता है। होता है ना, ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ कि एक चीज से दूसरा चीज में ट्रांजिशन कर जाना। अरे होता है कि नहीं? तो इसमें भी यही है, देख मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल होता है। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल होगा। ये है अनस्ट्रेस्ड कंडीशन। अनस्ट्रेस्ड कंडीशन, ये स्ट्रेच जब नहीं है, अनस्ट्रेस्ड कंडीशन। और जैसे ही ये स्ट्रेस्ड कंडीशन होगा ना जी, स्ट्रेस्ड कंडीशन जैसे ही होगा, ये सेल्स एकदम पिचक जाएगा, पिचक के ऐसे हो जाएगा। देख इसमें पॉलीगोनल सेल था ना, जब स्ट्रेच हो गया तो ये पिचक गया, ये पिचक गया और ये हो गया स्ट्रेस्ड कंडीशन। देख रहे हो, पिचक के ये एकदम ऐसा हो गया स्ट्रेस्ड। का एग्जांपल बताते हैं। देखिए ये आपका किडनी हुआ। ठीक, अब किडनी से आपका निकला क्या? यूरेटर। अरे निकला, यूरेटर जाके कहाँ खुला? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में जब खुला तो एक इधर भी होगा, हम अब एक ही साइड बना रहे हैं। तो इसका रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस में यानी इस वाले रीजन में, ठीक है, रीनल पेल्विस, कलर चेंज कर, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, ये क्या है? यूरेटर है ना, यूरेटर। और ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और लोअर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का लोअर पार्ट। ठीक है, लोअर पार्ट होगा, वैसे हम यूरेथ्रा लिख रहे हैं। अब देखिए यूरिन फॉर्मेशन लगातार चले जा रहे हैं, चले जा रहा है, चले जा रहा है। आपका शरीर, आप नॉर्मल ऐसे बैठे हुए हो तब भी यूरिन फॉर्मेशन लगातार हुए जा रहे हैं। तो हुए जा रहा है, तो यूरिन आपका जाके स्टोर कहाँ हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में हो रहा है ना जी। हाँ हो रहा है। यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे यूरिन इधर से यूरेटर आया, इधर से यूरेटर आया, इधर से यूरेटर आया, इधर से, दोनों यूरिन का फॉर्मेशन धीरे धीरे कराते जा रहे हैं। तो पहले तो लेवल इतना है, पहले पिचका हुआ है, धीरे धीरे जैसे जैसे यूरिन आते जाएगा, ये क्या होगा? खुलते जाएगा ना, बैलून लाइक खुलते जाएगा ना। तो पहले तो क्या है? अनस्ट्रेस्ड है ऐसे, और जैसे जैसे ये आते गया, ये क्या हो गया? स्ट्रेस्ड होते गया। भाई समझ आया?
तो यूरिनरी ब्लैडर का इनर वॉल लाइनिंग में क्या होगा? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसी के कारण देखो नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर जितना है, नॉर्मल इसका कैपेसिटी है वो है, जैसे ही 220 मिलीलीटर भर जाता है, 220 ml भर जाता है, तुमको आता है प्रेशर, जाना पड़ेगा करने के लिए। नहीं, अगर 220 ml के बाद अगर नहीं हुआ तो फिर गंगा जमुना बह जाएगी। ठीक है, तो 220 तक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक, उसके बाद आगे नहीं जाएगा। तो वहां पे क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। किस में? यूरिनरी ब्लैडर का इनर वॉल लाइनिंग। अब देखिए नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स सब खुला कितना? कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट खुला डक्ट ऑफ बेलिनी में, और बेलिनी जाके खुलता है फिर रेनल पेल्विस और फिर यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो पैसेज है, तो तुम जाहिर सी बात है तुम खुद ही सोच के देखो कि कभी कभी तो कंडीशंस आएगा ना कि जब यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होने लगेगा, होगा ना, जैसे ठंड में ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन होता है ना। हाँ, क्यों होता है? एडीएच हार्मोन टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है वैसोप्रेसिन, वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, इसी के कारण ठंड में ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन होता है। या फिर तुम्हारे बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी का जो वॉल्यूम है, खून का वॉल्यूम मतलब फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो अगर एक ऑस्मोस मतलब एक ऑस्मो रेगुलेशन करना है, एक प्रॉपर बैलेंस करना है, तो जो एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम है उसको एक्सक्रीट आउट करना होगा ना। हाँ, तो इसी के कारण यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा। तो यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा जब होगा तो क्या होगा? ज्यादा ज्यादा करके ये इसमें से आएगा ना यूरिन, तो ज्यादा ज्यादा करके आएगा तो यूरेटर भी स्ट्रेच होगा ना जी। अरे हाँ कि ना बोले यार, आएगा ना, रीनल पेल्विस से भी आएगा, यूरेटर से भी आएगा, तो ज्यादा ज्यादा स्ट्रेच होगा ना। तो स्ट्रेच होगा तो इसलिए वहां पे भगवान क्या दिए हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और चूंकि ये ज्यादा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिनरी सिस्टम में पाया जाता है, इसलिए इसको दूसरा नाम दिया है यूरोथेलियम। अरे समझ आया आपको? कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ याद करिए, समझिए और समझिए, आराम से टिक हो जाएगा। रटोगे नहीं आएगा। क्लास में फील लो, फील लोगे, बायो से प्यार करोगे तब बायो तुमको प्यार करेगा। बायो को रखोगे ऐसे फिर बायो भी बोलेगा "ए, बहुत प्यारा सब्जेक्ट, हर एक चीज़ का रीज़न है। केमिस्ट्री में तो वैसे हम भी बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट, लेकिन केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लो कितना जा रहा है, ये फ्लोरो क्लोरो कार्बन, कुछ दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है? यहाँ पे तो सब दिख रहा है, आपके शरीर में हो रहा है, इसलिए सब चीज़ का रीज़न है। अब एक बात बताओ, जब अभी तो हम यही बोल दिए, आगे पढ़ाएंगे भी हम, तो बस क्या बोले थे कल ही के क्लास में कि हम टिश्यूज की मदद से जितना सारा चैप्टर है आपके जूलॉजी का उसको कनेक्ट करने का कोशिश करें, कनेक्शन करने के। अरे क्योंकि नीट में जब आपको क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा क्या कि बाबू 136 नंबर क्वेश्चन है, ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, चलो बताओ, ऐसे करके एंटी देगा क्या? वो तो देगा इवोल्यूशन को कनेक्ट करके कहीं से। अरे हाँ कि ना, ऐसे आएगा ना, तो इसी के कारण हमें कनेक्ट करके पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बताओ, जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जब आपका घट जाता है, जब बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम घट जाता है, तब एक स्पेशल मैकेनिज्म चलता है, रासलीला। सुना है हो? ये सुने हो ना जी, रासलीला के नाम सुने हो? रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अरे सुना है? नहीं सुना है, कोई बात नहीं, हम सुनाएंगे। हम तुमको बस अभी यहाँ पे इतना बेसिक टच दिए कि जब आपके बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम घट जाता है तब तुम्हारे शरीर में एक मैकेनिज्म चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं रास, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। सर तो इसमें क्या होता है सर? हम अभी बेसिक बता दे रहे हैं, वहाँ डिटेल में समझाएंगे, अभी तुमको बस एक रफ आइडिया देने के लिए। तो आज चखो बस, देखो किडनी का जो नेफ्रॉन का जो सेल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं जेजी सेल्स, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, वो सिक्रीट करता है पहले रेनिन हार्मोन, RENIN, RENNIN नहीं, RENNIN वाला रेनिन बच्चे के इन्फेंट्स के पेट में होता है जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क में मदद करता है। यहाँ पे बच्चा लोग कंफ्यूज करता है, सर रेनिन वहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, RENIN वाला रेनिन, ठीक है, ये जेजी सेल्स में रिलीज करता है। जेजी सेल्स रिलीज किया रेनिन, जैसे ही बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम घटने लगा, जेजी सेल्स किडनी का ये समझ लिया और रेनिन को रिलीज किया। ये रेनिन क्या किया कि लीवर एक चीज का सिंथेसिस करता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। क्या बोलते हैं? एंजियोटेंसिनोजेन। देखो किसी भी एंजाइम के लास्ट में जब जेन आता है मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, पेप्सिनोजेन यानी इनएक्टिव फॉर्म। अरे हाँ ना, इनएक्टिव फॉर्म जो एंजाइम होता है ना, इनएक्टिव एंजाइम, उसके लास्ट में जेन आता है। जब वो एक्टिव हो जाता है, जैसे पेप्सिनोजेन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन। ट्रिप्सिनोजेन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ट्रिप्सिन। इनएक्टिव फॉर्म के लास्ट में जेन आता है, वैसे ही एंजियोटेंसिनोजेन ये इनएक्टिव फॉर्म है, जैसे ही रेनिन उसमें एक्ट किया वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। अब तुम्हारा लंग्स, अब लंग्स तुम्हारा एक एंजाइम को रिलीज करता है जिसका नाम तुम लोग कोविड के टाइम में बहुत सुने होंगे, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अरे जो कोविड-19 का जो वायरस था ना, वो इस एंजाइम का रिसेप्टर्स जो हमारे नाक पे है, इस पे के थ्रू ही अंदर घुस रहा है, ठीक है कारण एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम नाम से पता चल रहा है कन्वर्ट करेगा ना एंजियोटेंसिन को, तो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये एंजियोटेंसिन 2 है हमारे शरीर का मेन। ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? 3 काम करता है। सबसे पहला काम करेगा आपके हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा, और हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है प्यास, थर्स्ट, हंगर। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस पे जैसे ही एक्ट किया तो लगा प्यास, पानी पिए, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन हुआ ना, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम, ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये रिलीज करता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन। नाम सुना है? एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। अब ये एल्डोस्टेरॉन आके लेटर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन यानी कि डीसीटी वगैरह पे एक्ट करता है, और जो पानी जा रहा है उसका और सोडियम का, वाटर का
वापस से रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है। ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन हो रहा था, यूरिन फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अरे समझ आया? हाँ, प्लस एक और काम करेगा तीसरा, ये एंजियोटेंसिन 2 ही तुम्हारे वेसल्स का साइज को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। ये क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्टर। तो वेसल्स का साइज को कंस्ट्रिक्ट कर देगा तो कम खून जाएगा ना किडनी में, तो कम खून जाएगा तो कम यूरिन फॉर्मेशन होगा, तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन हो गया ना। अरे हाँ कि ना बोले यार। ऐसे करके एंजियोटेंसिन 2 जो है ये कंट्रोल करता है। अब ज़्यादा ये एंजियोटेंसिन 2 भी ज़्यादा देर तक रहेगा तो कम खून जाएगा तो बीपी भी तो हाई चल जाएगा। तो तब जाके तुम्हारा हार्ट का एक एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर, ये रिलीज होता है और वो बीपी को लो करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रास। ये समझ आया, रास लीला वाला, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। पढ़ाएंगे कहाँ, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी हम तुमको बस समझाने का हल्का सा आइडिया लिया। तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जब घट गया, ये क्या होगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा, जैसे जैसे फॉर्मेशन ज्यादा होते जा रहा है, इसमें क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगा। इसमें भी क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगा। जैसे यूरिन फॉर्मेशन इसमें आएगा, यहाँ पे क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रेचिंग होगा। हाँ, और जैसे ये पूरा भर गया, ये सिग्नल जाएगा तुम्हारे ब्रेन में। और ये मसल्स क्या है, होली में वो खेले हो ना, जो जिसमें बैलून में पानी भरते हैं, देखे हो, उसको एक साइड से दबाओगे दूसरे साइड से फूल के निकल जाता है ना, तो क्या होगा, इधर से ये दबेगा, ठीक है, इधर से जो ये मसल्स है ये दबेगा, और ये वाला जो इधर का जो मसल्स है वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो ये मसल्स दबा, ये मसल्स रिलैक्स किया, जितना यूरिन का प्रेशर था आराम से रिलीज हो गया। परमानंद होता है ना जी, प्रेशर के बाद कितना आनंद लगता है, जीवन का चरम सुख यही है ना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या था, ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बाद स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अगला है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड, हाँ सर बोला, नहीं ठीक है। देखिए स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में क्या होगा, 4 to 6 लेयर्स ऑफ सेल होगा। 4 to 6 लेयर्स ऑफ सेल होगा। देखिए अब ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को हम लोग 3 टाइप में बांटते हैं। जैसे वहां पे टाइप में बांटे थे ना जी, वैसे यहाँ पे भी इसको 3 टाइप में बांटते हैं। वहां पे किस में बांटे थे, सिंपल स्क्वामस में बांटे थे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। वहां पे क्या था, सिंपल क्यूबॉइडल था ना जी, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। वहां पे क्या था, स्ट्रैटिफाइड, सॉरी वहां पे क्या था, सिंपल कॉलमनार था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार। ठीक है, इसके बाद ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम यानी कि कंपाउंड एपिथेलियम का ही जब हम बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी में लिख दिया है कि कंपाउंड एपिथेलियम हेल्प्स अस इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, तो कंपाउंड एपिथेलियम में तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी आता है, वो आपको प्रोटेक्शन में कुछ नहीं मदद कर रहा है। ठीक है, जो आपको शरीर में एक्चुअल प्रोटेक्शन में फ्रॉम फिजिकल और केमिकल स्ट्रेस से मदद कर रहा है वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। समझ आया, एक लाइन में लिख के चला गया, लेकिन उसके पीछे एसेंस कितना है देखो। का टाइप होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जो होगा वो आपको प्रोटेक्शन में मदद करेगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल एंड मैकेनिकल सॉरी केमिकल स्ट्रेस। ठीक है, तो इसका आपको फंक्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट, बताए ना जी, ट्रांजिशन क्या है, अनस्ट्रेस्ड कंडीशन में, ये क्या हो गया, स्ट्रेच कंडीशन, फंक्शन प्रोटेक्शन। सर तो ये प्रोटेक्शन कर कैसे रहा है, प्रोटेक्शन ये तभी ना कर पाएगा अगर इसमें रीजनरेट, ये फटाफट रीजनरेट हो जाएगा, है ना, फटाफट रीजनरेशन कैपेसिटी हो जाएगा। तो इसी के कारण स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का ये तीनों जो प्रकार का जो है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार, इसमें रीजनरेशन तो हो जाता है। रीजनरेशन जो सबसे बेस्ट करता है वो होता है क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। इसी के कारण ये तीनों टाइप का जो सेल होगा ना, इसका भी जो सबसे नीचे वाला जो बेसल वाला जो सेल होगा वो हमेशा क्यूबॉइडल सेल ही होगा। ठीक है, जो सबसे नीचे वाला लेयर होगा, बेसल लेयर इन ऑल दिस 3 टाइप ऑफ सेल आर क्यूबॉइडल सेल्स। अरे समझ आया, सबके पीछे का रीजन है, रीजन के साथ। चलिए जल्दी उतारिए। अरे समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, हाफी नहीं ना आ रहा है, नींद नहीं आ रहा है, देखो हाफी आ गया, हम जैसे बोले हाफी, देखा, यही चीज होता है, जैसे बोलते हैं ना वही उसी वक्त आता है। इसके पीछे भी रीजन, जैसे हम बोले हाफी नहीं आ रहा, उसको आया दोनों अभी आया, तेरे को अभी आया क्या, बोलने पे ज्यादा आता है। देखो अभी हम तुम्हारे जो एक शब्द बोलेंगे और तुम्हारे दिमाग में सेंस आ जाएगा, उल्टी, है ना, हल्का हल्का स्वाद भी आना शुरू हो गया होगा जी। ठीक है, सबके पीछे का रीजन, ठीक, ये भी हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स में। चलिए आगे बढ़े।
तो अब एक एक करके उठाएंगे और एक एक को खत्म करते जाएंगे। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, देखिए इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल वही है जैसे वहां पे पढ़े, कुछ नहीं, 4 से 6 लेयर का सेल होगा। हम बता ही दिए बेसल सेल जो होगा वो क्या होगा, क्यूबॉइडल इन नेचर होगा, और जो बीच वाला सेल्स जो होगा, जो बाकी 3 से 4 जो बीच वाला सेल्स होगा वो होगा पॉलीगोनल इन नेचर। ठीक है, पॉलीगोनल यानी कोई भी शेप का, 3 4 5 6 कोई भी शेप का। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो ऊपर का, जो सबसे ऊपर का सेल है अगर फ्लैट है, अगर ऊपर का सेल सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेयर का जो सेल अगर वो फ्लैट है तो वो हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर टॉप का ऊपर का सेल क्यूबॉइडल है, नीचे तो क्यूबॉइडल है ही, ऊपर का सेल भी अगर क्यूबॉइडल है तो हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और अगर टॉप का सेल टॉल स्लेंडर लाइक है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। समझ आया? तो इसमें स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का टॉप का सेल क्या होगा, फ्लैट लाइक। इसको हम अगर बनाए तो क्या होगा सर, ऐसे नीचे वाला जो सेल्स है वो क्या हो गया, नीचे वाला सेल्स अपना सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स, बीच में क्या हो गया सर, बीच में अपना पॉलीगोनल सेल्स हो गया, 4 से 6 लेयर होगा। चार से 6 लेयर्स का सेल्स, बोले ना जी, बोले ना, क्यूबॉइडल अभी तो बताएं। फिर क्यूब जितना सारा जो है ना स्क्वायमस में, क्यूबॉइडल में, कॉलमनार में, क्यूबॉइडल का जो रीजनरेशन का थोड़ा कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, इसी के कारण बोले ना स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल सेल्स नीचे। अब इसमें क्या बोले, टॉप का जो सेल है सर, टॉप का सेल है वो क्या है, फ्लैट, टॉप का सेल फ्लैट। तो अगर हम लेबलिंग करें, बीच में आ गया सबसे सबसे बेस में आ गया अपना क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स, बीच में आ गया अपना बाकी 3 से 6 लेयर जो हो गया, 4 से 6 लेयर, ये आ गया अपना पॉलीगोनल सेल्स, और सबसे ऊपर आ गया अपना फ्लैट स्क्वैमस सेल। ठीक है सर? अब देखिए, अब जो ये इसका जो टॉप का लेयर है ना, जिसमें फ्लैट टाइल लाइक सेल्स हैं, इसके ऊपर अगर इसके ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोटीन का डिपोजिशन होता है, तो प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं केराटिन। अरे कुछ कनेक्ट हुआ? हाँ, केराटिन प्रोटीन का अगर डिपोजिशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। अरे समझ आया? और अगर केराटिन प्रोटीन नहीं होता है तो उसको बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। इसका दो प्रकार होगा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, अगर केराटिन प्रोटीन है तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम, अगर केराटिन प्रोटीन नहीं है तो नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। अब देखो, केराटिन प्रोटीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, हेयर में, और कहाँ प्रेजेंट होता है, नेल्स में। ठीक है, नेल्स में होता है ना, तो हेयर हो गया, नेल्स हो गया। तुम्हारे शरीर का उस पार्ट में जहाँ पे चोट वोट लगने का टेंडेंसी थोड़ा ज़्यादा होता है, रीजनरेशन करने का कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, वो जो चोट से बचाने के लिए केराटिन प्रोटीन ज़्यादा होता है रीजनरेशन करने का। जैसे कि ये हमारे क्या है, कपाल है, ठीक है, क्रेनियम। अब इसके ऊपर इसको भी प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने अपना ये बाल दिए हैं। ठीक है, तुम्हारे शरीर में अगर तो छोटा छोटा हेयरी आउटग्रोथ है, वो भी क्या है, स्किन का एपिथेलियम को बचाने के लिए दिए हैं। ठीक, उसके बाद ये एल्बो के पास ये वाला जो देख लो, पूरा शरीर का स्किन छुओ, हाथ का, और यहाँ का स्किन छुओ, देखो थोड़ा अलग है ना, है क्यों, केराटिन प्रोटीन का डिपोजिट। ठीक, एरी, यहाँ पे एरी देखा, एरी एरी बोलते हैं ना कि वो दवा लगाइए, एरी ज़्यादा जो गाँव में करता है उसका एरी ये वेयर टियर हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे भी केराटिन प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में डिपोजिशन। समझ आया? ठीक, नॉन केरेटिनाइज्ड का एग्जांपल क्या हुआ सर, नॉन केरेटिनाइज्ड उस जगह पे होगा जहाँ पे मतलब ये स्क्वैमस है लेकिन मतलब उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन का भी जरूरत नहीं है। सर जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका लिप्स, लिप्स है ना, लिप्स, लिप्स का जो लोअर पार्ट है, ये वाला लोअर वाला पार्ट तो हम लोग बोले स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केरेटिन। फिर ये माउथ का बकल कैविटी, जो पूरा बकल कैविटी है, यानी कि ये अपना गाल हुआ, गाल के अंदर वाला जो पार्ट है, हाँ क्योंकि देखो अपने टंग से देख लो कितना सॉफ्ट है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केरेटिनाइज्ड। ठीक है, अब देखो अपना पैलेट, कुछ ऊपर वाला जो ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं पैलेट, है ना। पैलेट का जो आगे वाला पार्ट है उसको छू के देखो, खुरखुरा है ना, खुरखुरा, क्या है वो, हार्ड पैलेट। और फिर अंदर छू के देखो जीभ से, सॉफ्ट पैलेट। तो यहाँ पे भी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केरेटिनाइज्ड, समझ आ रहा है? ठीक, फिर आंख का कॉर्निया, आंख का कॉर्निया, वहाँ पे भी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। फीमेल का वेजाइना, वहाँ पे भी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। समझ आया जी? हाँ चलिए लिखिए, तो लिखते हैं। तो इसको दो टाइप में बांटें, अगर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है तो हम तुमको जो कंटेंट दे रहे हैं ना भाई, बेस्ट कंटेंट है, इससे अच्छा, इससे ज़्यादा कहीं आ ही नहीं सकता, औकात ही नहीं है एनटीए का, पूछने का ही नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा कहीं आएगा ही नहीं। अरे इसके बाद तुम कहीं भी चल जाओ, कोई भी चल जाओ, जियोलॉजी में तो तुम फोड़ के आओगे, मेरा वचन ही है सर, बोल देंगे इससे बाहर आएगा ही। केरेटिनाइज्ड, तो इसको हम लोग बोले स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केरेटिनाइज्ड, केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। जब हम लोग ये पूरा पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद
ना क्वेश्चंस करेंगे जब ये पूरा टिश्यूज खत्म हो जाए, ठीक है। तो जब ये टिश्यू पढ़ा देंगे, कॉकरोच पढ़ा देंगे, तो क्वेश्चन करेंगे। तो शाहरुख खान को ना जब पूछा गया था कि शाहरुख खान को कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, ऐसे वो कॉफी विद करण में जाता है ना, तो उसमें लिखने बोला था शाहरुख खान को कि उनका कॉम्पिटिटर कौन है, तो शाहरुख खान ऐसे लिया था, ऐसे फेंक दिया था, मेरा कोई कॉम्पिटिटर है क्या, किंग खान, ठीक है। वैसे ही जब क्वेश्चन देखोगे ना तुम लोग, वैसे बोले ये क्या, ये तुझ क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे देखोगे, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड पेपर, और इफ केराटिन प्रोटीन एब्सेंट इन एब्सेंट स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड, शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझ जाइएगा, नॉन केराटिनाइज्ड। अब एग्जांपल हो गया अपना स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस का हेयर, हेयर नील्स, ऑफ एल्बो, तो नहीं, ये कभी पूछेगा भी नहीं, ये आपका नॉलेज के लिए कट मार दी। यहाँ पे एग्जांपल लिख लीजिए अपना, लिप्स, बकल कैविटी, कॉर्निया, आइज, कॉर्निया तो आइज ही में, वजाइना, चलो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। हाँ इसमें होगा, मैं अंडरलाइन कर, सिर्फ वही एक्सेप्शन है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, बाकी हर जगह अगर एपिथेलियम का बात हो रहा है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। जल्दी हो गया। और बताओ, और सब कैसे चल रहा है, क्या हाल चाल, सब ठीक है। फिजिक्स शुरू हो गया, हाँ मजा आ रहा है फिजिक्स में, फिजिक्स अच्छे से पढ़ो ठीक है। तुम लोग का सिलेक्शन का नहीं होता है ना, तो वो उसका कारण ही होता है फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स को मजबूत कर लीजिए। देखिए बायो आपको सिलेक्शन करा सकता है, लेकिन रैंक आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। बायो में आप 360 में 340-50 ले आइए, सिलेक्शन तो हो गया, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज ठीक ठाक मिल जाएगा, अगर 1.5 करोड़ रुपया है तो, ठीक है। ये 1.5 करोड़ तो लगता है भाई, 5.5 साल का, ठीक, 1.5 करोड़ तो लगता है। तो यहाँ पे कोई है जिनके बाबूजी डॉक्टर हैं, या घर में कोई डॉक्टर है, डॉक्टर 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 डॉक्टर, अरे तुम लोग को क्या टेंशन, आराम से पढ़ो, टेंशन आराम से, दिमाग रिलैक्स करके पढ़ लेगा, ठीक है। तो डॉक्टर है तो कोई टेंशन नहीं, ठीक। लेकिन अगर जैसे अधिकतर जिनकी जनता डॉक्टर नहीं है, देखिए 5.5 आप लोग ड्रॉप ले लिए, 5.5 साल का पढ़ाई होगा, ठीक। 5.5 साल का पढ़ाई होगा, अगर आप बैक ना लगाए एमबीबीएस कॉलेज में जाके, तो क्योंकि होता नहीं है, बैक तो लगता ही है, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो आप पढ़ के हैं, वहाँ पे जाएंगे इतनी हरियाली, ठीक है, इतना डिस्ट्रैक्शन, ठीक, तो हो गई, वो तो बैक लगेगी। तो 5.5 साल का उसको बढ़ जाता है थोड़ा दिन तक। उसके बाद अब जाके हो गया है नीट पीजी का एग्जाम, ठीक है। अब देखिए नीट में सीट कितना है, 80,000, प्राइवेट और एमबीबीएस जोड़ देते, ठीक। और उसके बाद नीट पीजी में सीट कितना है, सिर्फ 1200, ठीक है, सिर्फ 1200। तो अभी तो आप बन जाओगे डॉक्टर, उसके बाद फिर नीट पीजी के लिए फिर पढ़ो, यानी सेकंड ईयर से सब लोग चालू कर देता है, पढ़ो। और उसके बाद भी पढ़ते रहना है, जिंदगी में पढ़ते रहना है, ये दवाई आ गया, ये टेक्नोलॉजी आ गया, ये चीज़ आ गया, ये सब करके आप नीट, अगर पहले नीट पीजी का तैयारी किया, फिर 1 साल, 7.5 साल, फिर 2 साल का डिग्री किया नीट पीजी का, तब जाके आप बने एमडी या एमएस। क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर के पास तो कोई जाना भी नहीं चाहेगा, अनटिल एंड अनलेस आप गाँव में छपड़ी में क्लिनिक खोले हो तो, ठीक है ना। एमडी एमएस बनना है, तो एमडी एमएस अगर गए तो 7.5 साल उधर हो गया, 8.5 साल हो गया, ठीक है, 8.5 साल, तब जाके आप थोड़ा ठीक ठाक मुकाम पे पहुंचे। लेकिन अभी भी पैसा आना नहीं शुरू होगा, पैसा नहीं, पैसा उतने मिलेगा, वही थोड़ा कम ही अमाउंट में, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट जगह, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कोई सीनियर डॉक्टर के अंदर ट्रेनिंग लेंगे, सरकारी गवर्नमेंट, ठीक है। तब जाके आपका 10.5 साल 11 साल के बाद अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। अब आप पैसा थोड़ा मोड़ा हुआ, बैंक से लोन या उठा के आप उधर खोलेंगे अपना क्लिनिक। जिन लोग के मम्मी पापा डॉक्टर नहीं है तो उनका बात करें, अपना खोलेंगे क्लिनिक। अब क्लिनिक, अब आप घुसे मार्केट में, जिसमें ऑलरेडी इतने साल से डॉक्टर हैं, अब उनसे आपको करना होगा कम्पीट, जो कि नाम बनाने में मिनिमम लगेगा, बहुत एक्सीलेंट है तो लगेगा 1 से 2 साल, नहीं 12 है। तब जाके शुरू होगा आपका नोट छापना, 13 साल के बाद शुरू होगा नोट छापना। और तब जो नोट छापोगे तो तुम क्या, तुम्हारा बेटा पोता पड़पोता सब खा लेगा, ठीक है। डॉक्टर, ये स्ट्रगल आपको करना है, समझिए, आपका जिंदगी खराब हो रहा है, लेकिन ये सब ना जनरेशनल पोस्ट है। एक बार खानदान में जो डॉक्टर बन गया ना, उसका खानदान संवर गया, सीधे संवर गया, सीधे उसका बेटा डॉक्टर की बीवी डॉक्टर। अगर लड़की लोग है तो तुम लोग तो बीडीएस भी कर लो, कि एमबीबीएस से शादी कर लो, तो स्कोप है भाई वही है। और लड़का लोग बीडीएस करेगा तो एमबीबीएस नहीं मिलने वाली, तो ये मत सोचना ठीक है, बहुत मुश्किल है। लड़की लोग करेगी तो लड़की लोग को मिल जाएगा, बीडीएस वाले को एमबीबीएस नहीं मिलने वाली, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इसका हम ड्राइंग बनाने रहे हैं, इसमें समझ जाएंगे ना, इसी टाइप का ड्राइंग बना लीजिए और ऊपर पे क्यूबॉइडल सेल्स लगा लीजिएगा। ठीक है, ड्राइंग से क्या होगा, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या बोले कि सेम सेल होगा, बेसल सेल्स क्या होगा क्यूबॉइडल, बीच में क्या होगा 4 to 6 लेयर पॉलीगोनल सेल्स, और ऊपर में क्या होगा क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, तो वही वाला बना लीजिए और ऊपर में क्यूबॉइडल बना लीजिएगा इस टाइप का स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो भैया बहुत स्ट्रगल है, ठीक है, पढ़ने से प्यार करो, सब्जेक्ट से प्यार कर लोगे ना, बहुत कुछ मिलेगा जिंदगी, जो कुछ सोचे भी नहीं हो वो सब बहुत कुछ। क्या, हाँ 13 साल के बाद, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मजा तो नहीं कर रहा, मजा तो अपना देखो, अपने काम से जब प्यार हो जाता है ना तो आपको मजा आने लगता है, पढ़ने में भी जब मजा आने लगेगा तो आपको लगेगा अरे भाई मजा आ रहा है, नया नया चीज़ सीख रहे हैं, दवाई सीख रहे हैं, तो वो ठीक है, सब चीज़ का अपना मजा है। ठीक। और ऐसा नहीं है, MBBS कॉलेज का जो शुरुआत में लाइफ होता है बहुत मस्त होता है, बहुत चिल होता है, बहुत रिलैक्स होता है। अभी के टाइम में ना यार बहुत कुछ, तुम्हारा जो ड्रॉपर बैच होता है ना, हम पिछले 2 साल से ड्रॉपर बैच को पढ़ा रहे हैं और हम ये देखिए ना, शुरुआत में तो जोश बहुत अच्छा होता है, बीच के टाइम में जोश जाते जाते सबका एकदम लूज हो जाता है। ठीक है, और ड्रॉपर बैच को बहुत तकलीफ भी होता है, देखता है दोस्त कोई फलना कॉलेज में चला गया, कोई बैचलर कर रहा है, कोई फ्रेशर्स पार्टी एंजॉय कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यहाँ घूम रहा है, तो मन में डिस्ट्रैक्शन आता है, देखने का क्यों है, थोड़ा दिन के लिए हटा दो, थोड़े दिन के बाद जब तुम करोगे ना तब सब लोग देखेगा। बना लिए, आगे बढ़े। अब देखिए इसमें हम क्या बोले, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कि जो ऊपर का सेल्स होगा वो क्या होगा, टॉप सेल्स, लेयर ऑफ टॉप सेल्स इज, लेयर ऑफ टॉप सेल इज टॉप, टॉप लेयर सेल्स ज़्यादा सही, टॉप लेयर सेल्स आर क्यूबॉइडल सेल्स आर क्यूबॉइडल इन, एग्जाम्पल आ जाता है इसमें, एग्जाम्पल पता है किसी को, क्या, डक्ट ऑफ ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड, पैनक्रियास, के बाद ये नाम सुने हो, स्वेट ग्लैंड्स का भी जो अगर डक्ट वक्त होगा ना, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड हम लिख रहे हैं, डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड या मैमरी ग्लैंड। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पैनक्रियास और डक्ट, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, आगे बढ़े, कुछ नहीं बस ये एक लाइन है लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस कॉलमनार एपिथेलियम, उसमें भी क्या करना है आपको, टॉप लेयर का सेल्स को क्या बना दीजिए, कॉलमनार बना दीजिए, तो हम बनाते हैं स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, बनाए बेसल सेल्स। एक बार एम्स 2002 में आया था कि बेसल सेल्स क्यूबॉइडल होते हैं। ठीक है, हम जो पढ़ा रहे हैं ना उसमें तुमको 1995 से लेकर 2023 तक सब कवर हो जाए। ठीक है, और ऊपर का टॉप लेयर सेल्स, लेयर ऑफ टॉप सेल, टॉप लेयर सेल, है, चलिए पहले ये बनाइए टैग से, टॉप लेयर जो सेल होगा उसको कॉलमनार लिख लीजिए। हो गया, ओके। अब देखिए, अब अगर अब अगर इसका जो कॉलमनार का जो टॉप लेयर सेल्स है इसमें सीलिया हो, अगर इसमें सीलिया हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, और अगर सीलिया ना हो तो स्ट्रैटिफाइड नॉन सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये होता है दो टाइप का, इफ सीलिया प्रेजेंट, सीलिया एब्सेंट, सीलिया प्रेजेंट तो स्ट्रैटिफाइड, क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम, और अगर सीलिया एब्सेंट क्या बोले, तो बोले स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड, सॉरी स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार नॉन सीलिएटेड, नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है पता है, इसका एग्जाम्पल है बाबू, का जो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम का एग्जाम्पल है आपका गला का वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स को क्या बोलते हैं, लैरिंक्स,
ठीक है, लैरिंक्स। और बक्कल कैविटी ऑफ फ्रॉग, एक बार ये क्वेश्चन आया नीट में इसलिए हम बता रहे हैं। बक्कल कैविटी ऑफ फ्रॉग, बक्कल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी और इसका फेरिंग्स दोनों मिक्स होता है, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, इसलिए उसमें बोलते हैं बक्को फेरिंजियल कैविटी। फ्रॉग में बक्को फेरिंजियल कैविटी, टेंशन नॉट, फ्रॉग भी पढ़ा दूंगा, बक्को फेरिंजियल कैविटी ऑफ फ्रॉग। ठीक, और इसका एग्जाम्पल होता है यहाँ पे जो लटका होता है, जो एक चीज सुना है एपिग्लॉटिस, अरे सुना है एपिग्लॉटिस? लिखिए जल्दी। देखिए अभी हम जो लिखवा रहे हैं वो आपका प्राइमरी नोट्स नहीं होना चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं। इसको आपको क्या करना है, अभी जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एनसीईआरटी में इनकॉर्पोरेट कर लेना। एनसीईआरटी साफ सुथरा नहीं रखने का, उसी में इनकॉर्पोरेट करके वहीं लिख लेने का। एनसीईआरटी को ही बढ़ना है, तो अभी हम इसको एनसीईआरटी से रिलेट कर दे रहे हैं। बक्को फेरिंजियल, THARYNGL, लिख लिया, आगे बढ़े? तो सर जल्दी जल्दी ग्लैंड्स खत्म करना है हमको, कम से कम जंक्शन अगर नहीं भी होती। कितना 10-15 तक है कि 10-15 तक है? 10:30 तक है ना? हो गया? देखिए एनसीईआरटी आपका कंपाउंड एपिथेलियम पे क्या बोलता है, देखिए बोलता है पहले, अब एनसीईआरटी कितना सुंदर से लिखा है और क्या बोलता है और हम क्यों बोल रहे हैं उसके पीछे का रीजन समझिए। देखिए कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, मल्टीलेयर सेल्स बोलते हैं। कितना मोर देन वन लेयर? 4 से 6 लेयर, वो नहीं लिखा हुआ है तो हम लिखवा दिए। एंड दस हैज अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये नहीं है कि रोल ही नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स में लिख देगा कि कंपाउंड एपिथेलियम हैज नो रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो गलत होगा। लिमिटेड रोल है तो सर कहाँ रोल है? अरे अभी हम तुमको बताएं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम बताए ना, उसमें तुमको बोले बकल कैविटी। हाँ देखो अंदर ये तो सॉफ्ट तो है ना, मलार ग्लैंड होता है, मतलब म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होता है ना। अरे हाँ कि ना बोल, हाँ इसी के कारण लिमिटेड रोल, ये नहीं कि नो रोल, तो उसको फॉल्स नहीं मार देने का, ठीक है, नो रोल को फॉल्स और लिमिटेड रोल ट्रू। अब आगे देखिए, देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। कैसे दे रहा है मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस, ये भी समझा दिया हम, ठीक है। उसके बाद दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, ठीक, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम वगैरह का। द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, यहाँ पे बकल कैविटी आ गया, ठीक है, बकल कैविटी आ गया। बकल कैविटी किसका, यहाँ पे तो बात कर रहे हैं, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग तो समझ रहे बकल कैविटी ऑफ मैमल्स। अब एंटी अगर दे देगा बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग, यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है मैमल्स या फ्रॉग, बोलेगा एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है। अरे हाँ कि ना बोल, समझ आया, वो तो लिख के दे दिया ना, अब तुम नहीं पढ़े, तुम्हारा गलती। इसलिए एंटी वाला जब जवाब देता है ना कि एनसीईआरटी का अगर बाहर है वैसे ही करता है, घुमाने का टेंडेंसी। देखो फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, यानी कि जितना हम लोग नाम नाम तोड़ तोड़ के पढ़े हैं ना, सबका एग्जांपल लिख दिया है। समझ आया हम क्यों बताए हैं, एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं, वही बता रहे हैं जो इसमें है, उसी को डायसेक्शन कर दे रहे हैं, एक एक चीज को जितना डायमेंशन में हो सकता है सोच के वैसे कर दे रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में देखो ये सब हम लोग एक एक करके उठा के एग्जाम्पल में किए हैं ना डिटेल में, और देखो वही एनसीईआरटी क्या किया, तो आप चखा के छोड़ दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपना ग्लैंड्स पे। हाँ जी, क्या जी? देखो स्किन का तुम्हारा जो आउटर लेयर है ना वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से ही बना है, ठीक है। देखो मॉइस्ट सरफेस ऑफ स्किन क्या हुआ, मॉइस्ट सरफेस यही हुआ ना जो तुम्हारी स्किन का अंदर वाला पार्ट प्रेजेंट है ना। मॉइस्ट सरफेस कहाँ होगा, अंदर वाला पार्ट में, वहीं पे मॉइस्ट सरफेस है, तो वहाँ पे तुम बता ही दिए स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिन, ठीक है। और ये ड्राई सरफेस जो तुम्हारी स्किन का है ये तो क्या है, एपिथेलियम है ही, ठीक है। एपिडर्मिस डर्मिस लेयर होता है वो भी बना रहता है तुम्हारा एपिथेलियम। अब आ गए ग्लैंड्स को, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, पहले तो ग्लैंड्स होता क्या है, ग्लैंड्स होता क्या है, व्हाट आर ग्लैंड्स, किसको पता है, बताइए आप क्या समझते हैं ग्लैंड्स के मतलब? अरे बताओ, अरे कुछ तो बोलो। हार्मोन का सिक्रीशन करता है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालता है, स्वेट ग्लैंड हार्मोन थोड़ी निकालता, तो क्या बोलोगे ग्लैंड का प्रॉपर हाँ बोलो। ये काइंड ऑफ सही है, काइंड ऑफ सही है। अब हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, समझ आया क्या बोले, मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। ये लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, यानी कि ग्लैंड्स जो तुम्हारे शरीर में बन रहा है वो हमेशा का हमेशा एपिथेलियल टिश्यू से ही बनेगा, समझ आया। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। अब ये जो सिक्रीशन, अब तुम खुद बताओ, ये लाइन में और एक एसेंस है, तुम खुद बताओ, इतना पढ़ा दिया हम, स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, तो कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होगा इसमें जो सिक्रीशन कर और एब्जॉर्प्शन करवा रहा था, कौन कर रहा था सिक्रीशन, कौन करवा था, क्यूबाइडल और
कॉलमनार। तो ग्लैंड्स जो होगा वो किससे बना रहेगा? सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनार, ठीक है, मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल सिंपल। समझ जाएगा तो याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, नहीं तो कठिन लगेगा। सिंपल कॉलमनार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ग्लैंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, जितना नंबर ऑफ सेल्स से बना है उसको हम लोग दो बेसिस पे बांटते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग, अगर एक सेल टाइप से बना है तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेलुलर ग्लैंड, और बहुत सारे सेल टाइप से, बहुत सारे सेल से मिलकर बना है तो उसको बोलेंगे मल्टीसेलुलर, ठीक है। अब यूनिसेलुलर ग्लैंड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड, जो तुम्हारे जो पूरा शरीर में म्यूकस का सिक्रेशन करता है। म्यूकस क्या है सर? म्यूकस कुछ नहीं है, वो चिपचिपा मटेरियल है जो तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, जो तुम्हारे खाने वाला जो ट्रैक्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट उसमें प्रेजेंट है, और तुम्हारे किडनी वाला जो ट्रैक्ट है यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट उसमें प्रेजेंट है। तीन जगह पे प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और खाने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम में। उनका जो ट्रैक्ट है उसमें म्यूकस प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? जाहिर सी बात है, यहाँ पे पूरा फ्लोर है, ये पूरा चिपचिपा रहेगा, कुछ तेल बिछा देंगे तो सब लोग धड़ाम धड़ाम गिरोगे ना। हाँ, तो वही है ना, अगर तुम्हारे ये पूरा जो ग्लैंड का सिक्रेशन है उसमें क्या होगा, अगर चिपचिपा मटेरियल रहेगा तो खाना फटाफट अंदर नीचे चल जाएगा ना, ठीक है। और सांस लेने के टाइम में अगर तुम खड़े हो या कुछ हो तो वो आराम से जो भी पूरा एयर का पैसेज होगा फ्लो कर जाएगा ना, यूरिन फॉर्मेशन का, यूरिन का पैसेज को फ्लो करने के लिए, इसलिए म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट है। और ये जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स जो प्रेजेंट है ये बना रहता है एक सिंगल सेल, यूनिसेलुलर सेल्स, इसलिए हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड में म्यूकस सिक्रेट, ठीक है। अब मल्टीसेलुलर ग्लैंड क्या होता है सर? मल्टीसेलुलर ग्लैंड कुछ नहीं होता है, मल्टीसेलुलर ग्लैंड ऐसा होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर, हम दिल नहीं बना रहे, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, एक ग्लैंड इधर, 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 सारा अपना सिक्रेशंस क्या ये कैविटी यहाँ पे निकालेगा ना, और तब जाके एक्शन होगा। समझ आया? मल्टीसेलुलर ग्लैंड ऐसे बना हुआ है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यहाँ पे सेल्स है, सब अपना सिक्रेशंस को निकाल रहा है, और उसके बाद जाके एक ग्लैंड बना, यानी ये पूरा का पूरा एक ग्लैंड हुआ, एक सेल 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 सारा सेल सिक्रेशन निकाला और अपना। समझ आया? तो तुमको एनसीईआरटी का बस याद रखना है कि जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड है वो यूनिसेलुलर है, बाकी सारा जितना सारा ग्लैंड्स है, म्यूकस, स्वेट ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो भी है बाकी सारा वो मल्टीसेल, ठीक है, बस इतना याद रखना। चलिए लिखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल तो बांटे हम लोग यूनिसेलुलर ग्लैंड्स में और मल्टीसेल। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स का एग्जांपल क्या हो गया? म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल, सिक्रेटिंग जो सेल्स होता है उनको हम लोग नाम देते हैं, डिफरेंट जगह डिफरेंट नाम देते हैं, लेकिन जो जनरलाइज नाम देते हैं उसको बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। स्पाइडरमैन देखा है? उसमें एक होता था गॉबलिन, हरा हरा वाला, वो ऐसे करके फेंकता था, चिपचिपा मटेरियल फेंकता था, याद आया? तो वैसे ही गॉबलेट सेल अब याद रहेगा, गॉबलिन फेंका म्यूकस, समझ गया? तो म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल। मल्टीसेलुलर ग्लैंड में रेस्ट ऑल ग्लैंड्स। ये जल्दी अपना एनसीईआरटी देखिए, इसके बाद एनसीईआरटी देखिए, अपना ग्लैंड्स वाला पेज खोलिए, देखिए उसमें दो टाइप का ड्राइंग दिया हुआ है, जो यूनिट ऊपर में दिया होगा दायां साइड में, देखो एक टाइप सिंगल सिंगल सेल्स होगा, है ना, सिंगल सिंगल सेल्स होगा पहले लेफ्ट वाला, तो सिंगल सिंगल जो सेल्स है वो क्या है? यूनिसेलुलर। और अगर इस टाइप का है ना, इस टाइप का, इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप का सेल्स है ना, वो निकाल रहा है सिक्रेशंस कहाँ, वो हो गया मल्टीसेलुलर, ठीक है। ड्राइंग का मतलब समझिए, हम ये जानबूझ के करते हैं ताकि बच्चा लोग को पिक्टोग्राफिकली याद रहे, इस तरह ऐसे बोले थे, तो अगर हम ये क्वेश्चन पिक्टोग्राफिकली आया कि कौन सा यूनिसेलुलर ग्लैंड है, कौन सा मल्टीसेलुलर ग्लैंड, याद रहेगा ना? ये याद नहीं रहेगा तो मेरा ये हरकत तो याद रहेगा ना। हाँ जी, हाँ, उसको उसका भी नाम होता है, पैनेट सेल्स भी होता है, उसमें इंक्लूड होता है, पैनेट सेल भी लिखना है, लिख लीजिए। ये बाबू तुम्हारी ना क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम और इलियम वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इसमें बेसिकली लाइसोजाइम का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है, ठीक है। पैनेट सेल्स भी लिखना है तो लिख लीजिए, पैनेट सेल्स भी यूनिसेलुलर के एग्जांपल होते हैं। एनसीईआरटी पैनेट सेल नहीं लिखा है ना, इसलिए नहीं बताया। हो गया, आगे बढ़े, हो गया ना जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कल जो हम तुमको बताए थे तीन टाइप का ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन, मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे उसको हम लोग तीन टाइप में बांटे थे, मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे। सबसे पहले बोले थे एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड हम बताए थे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होता है जो अपना सिक्रीशन को डायरेक्टली खून में डाल देता है, जैसे ये ग्लैंड हुआ, अपना सिक्रीशन को, जो भी उसका सिक्रीशन है, जो भी सिक्रीशन यानी हार्मोन्स का सिक्रीशन जो भी है, वो डायरेक्टली क्या करेगा? खून में डाल देगा, खून वो लेके जाके पर्टिकुलर ऑर्गन के पास ले जाएगा और वहां पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होता है जो अपना सिक्रीशन को एक डक्ट के थ्रू, एक पाइप के थ्रू डालता है, जैसे ये ग्लैंड हुआ, ये पाइप हुआ, ये पाइप का सिक्रीशन, यहाँ से सिक्रीशन अपने पाइप में देगा और तब जाके वो खून में जाएगा, यानी एक डक्ट के थ्रू जाएगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं था, डायरेक्टली जा रहा था, इसी के कारण उसको बोले थे हम लोग डक्टलेस ग्लैंड।
इस पे हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें हम लोग को डिफरेंट टाइप का ग्लैंड्स पढ़ना है, जैसे थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, सब कुछ, ठीक है, ए टू जेड डिटेल में पढ़ेंगे। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब हुआ जो अपना सिक्रेशन डक्ट से जा रहा है, उसमें एनसीईआरटी में ये नाम दिया है, उसको तुमको याद रखना है। उसको याद रखने का ट्रिक है मेजोमे, बस इतना याद रखना, मेजोमे, MESOME, क्या बोले, मेजोमे, ठीक है। M फॉर म्यूकस, E फॉर ईयरवैक्स, S फॉर सलाइवा, O फॉर ऑयल ग्लैंड, M फॉर मेमोरी ग्लैंड, और लास्ट में है E फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अरे समझ आया? जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उतना याद रखना है, क्योंकि ये जानते हो ये क्वेश्चन हम क्यों बता रहे हैं, ऐसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक नहीं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें ये 6 तो नाम में से कुछ कुछ नाम होगा, और कुछ कुछ नाम होगा एंडोक्राइन वाला, जैसे एड्रेनालिन दे दिया, थायरोक्सिन दे दिया। अब उसमें से आपको छांटना पड़ेगा जितना एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4, सेलेक्ट करके मारिए। समझ आया कैसा क्वेश्चन आएगा? हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसी के कारण उसको याद रखना है मेजोम। चलिए जो बोले लिखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रेशन, इसको हम लोग बांटे, पहले बांटे एंडोक्राइन में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गया, डक्टलेस ग्लैंड, में एग्जांपल आ गया तो अपना सारा एंडोक्राइनोलॉजी का जितना सारा ग्लैंड है, एग्जांपल लिख देते हैं, थायराइड, एड्रिनल, फिर आ गया अपना एक्सोक्राइन ग्लैंड, में क्या हो गया, पास देयर सिक्रीशन थ्रू डक्ट्स, में आपको याद रखना, क्या याद रखना है, तो में MS बस वैक्स, स्वेट है कि हो गया ऑयल ग्लैंड, सैलिविटी, स्वेट भी ले सकते हैं, स्वेट भी वही है ग्लैंड, M हो गया मिल्क, मेमोरी ग्लैंड हो गया, और एंजाइम्स डाइजेस्टिव। अब एक टाइप का और ग्लैंड होगा जो कि ना तो एंडोक्राइन है ना तो एक्सोक्राइन है, दोनों टाइप का नेचर का है, एंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन भी है, तो हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, एंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन भी है, उसको हम लोग बोले मिक्स्ड ग्लैंड। और मिक्स्ड ग्लैंड का ही दूसरा नाम होता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इसका बेस्ट एग्जांपल कल ही बताए थे, पैनक्रियास, बताए थे ना, तो पैनक्रियास आ गया। और इसका एग्जांपल क्या होता है, गोनाड्स, ठीक है, गोनाड्स में यानी टेस्टिस और ओवरी में आ गया अपना मिक्स्ड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। में आ गया सर नाइदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, लिख लीजिएगा, एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं, एग्जांपल पैनक्रियास और गोनाड्स। चलिए जल्दी छापिए, जल्दी जल्दी, एक और बताना हमको। नहीं समझ आया? ये मेजो में याद रखिएगा ट्रिक, क्योंकि एनसीईआरटी ये में लिखा हुआ है, देख रहे हो एग्जांपल करके लिखा हुआ है, म्यूकस, जेल वैक्स, सलाइवा लिखा हुआ है ना, और ये क्वेश्चन आता है इसलिए। ये आगे बढ़े, ये बढ़े, चलिए ठीक है, आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ सिक्रीशन, एक तो मोड ऑफ सिक्रीशन हो गया, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मतलब ग्लैंड्स हो गया, सेल्स हो गया, यूनिसेलर मल्टीसेलर, और एक और होता है ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ सिक्रीशन, सिक्रीशन कैसे हो रहा है उसके बेसिस। हम लोग इनमें बांटेंगे, पढ़ेंगे। देखिए इधर देखिए, कि हम लंबा लंबा सेल्स बनाए ना, क्या कॉलमनार सेल्स में हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए जब अगर ये ग्लैंड्स है, नॉर्मल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, ये अपना सिक्रीशंस को नॉर्मली क्या कर रहा है, जितना अपना सिक्रीशन है आराम से निकाल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, अपना सिक्रीशन निकाल रहा है, और उसके ग्लैंड के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जो नॉर्मली ग्लैंड था वही रहा, उसके ग्लैंड के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिक्रीशंस नॉर्मली है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक क्राइन ग्लैंड।
इसी को दूसरा नाम है मीरोक्लाइन। ठीक है, अब अगर जो ग्लैंड है उसके स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि जब सिक्रीशन हुआ तो सिक्रीशन के साथ साथ उसका एपिकल पार्ट भी निकल गया। देख रहे हो, इसका ये ग्लैंड था नॉर्मल, उसका एपिकल पार्ट भी निकल गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोले एपिकल पार्ट भी सिक्रीशन के साथ निकल गया, तो इसको हम लोग बोले एपोक्राइन ग्लैंड। अरे समझ आया? और अगर सिक्रीशन के साथ साथ एक ग्लैंड का एक सेल ही निकल गया, पूरा का पूरा एक सेल ही निकल गया, ना एपिकल पार्ट नहीं कुछ, पूरा का पूरा सेल ही निकल गया, होल एक सेल ही निकल गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे होल एक सेल निकल गया तो होलोक्राइन ग्लैंड। सिक्रीशंस के साथ साथ होल सेल स्प्रेड आउट। समझ आया? अब देखिए, अब इसका एग्जांपल समझिए, आपको कुछ समझ आ जाएगा। और देखिए, एपोक्राइन ग्लैंड में एपिकल पार्ट तो निकल गया, एपोक्राइन ग्लैंड में जो एपिकल पार्ट जो निकल जाता है, ये सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है इसका होता है मेमोरी ग्लैंड। जब बेबी निपल्स के थ्रू सकल आउट करता है मिल्क को, तो उसका एपिकल पार्ट का भी कुछ पार्ट निकल जाता है। ठीक है, तो इसी के कारण बोलते हैं हम लोग एपोक्राइन ग्लैंड का बेस्ट एग्जांपल है मेमोरी ग्लैंड। ठीक, होलोक्राइन का बेस्ट एग्जांपल है जो लड़की लोग प्रॉब्लम हमेशा फेस करती है और हमेशा रोते रहती है, तो होता है क्या, गाल पे क्या, पिंपल, गाल पे पिंपल हो जाता है। तो ये तो पिंपल्स किसके कारण होता है? ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सीबम फ्रॉम सीबेशियस ग्लैंड। तो बोलते हैं ना, यहाँ के पूरा देख लो, जब पिंपल्स होता है तो ये पूरा आउटग्रोथ ही हो जाता है ना। क्यों होता है? कि सीबम तो निकल ही रहा है, उसके साथ वो पूरा पूरा होल ग्लैंड का जो पार्ट है वो भी निकल गया। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया? सेबेशियस ग्लैंड। एक चीज और होता है, वो चीज सुने हो, हम लोग बिहार में उसको अहिला बोलते हैं, यहाँ पे शायद झारखंड में उसको बोलते हैं मस्सा। मस्सा सुने हो? देखते हो कभी कभी यहाँ से के बहुत लोग बूढ़े लोग को निकल रहा था मस्सा वैसा टाइप का आँख से, वो सब क्या है? जीस या मेबोवियन ग्लैंड। ठीक है, उस ग्लैंड का जो पार्ट है वो उसको निकलता है। मेबोवियन ग्लैंड जो बोलते हैं वो जीस ग्लैंड होता है, ये आँख के पास जो होता है यहाँ पे निकला रहता है जब, तो उसको बोलते हैं जीस। ठीक है, समझ रहा है? मस्सा वस्सा जो बोलते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेबेशियस ग्लैंड, जीस ग्लैंड। ये नहीं भी लिखना चाहते तो मत लिखो, लेकिन अगर नॉलेज के लिए बता दिया, जीस ग्लैंड, मेबोवियन ग्लैंड, ये लिख लेना, लेकिन सेबेशियस आएगा, मेबोवियन ग्लैंड। और बाकी सारे जो ग्लैंड्स हो गया वो क्या है? रेस्टॉल यानी स्वेट ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, बाकी सारे जितने सारे ग्लैंड हो क्या है? एक्राइन नेचर का। इसको याद रखना, आम ए एम, जो एक्राइन है उसी का दूसरा नाम है मीरोक्राइन। तो ए एम कंफ्यूजन होता है इसलिए बता रहे, ए एम रेस्टॉल। हो गया? चलिए जल्दी छापिए। अरे समझ आ रहा है? मीबोमियन, MEIBOMIAN, मीबोमियन, दिस ZEI SS होगा वैसे वहाँ, दिस ग्लैंड। हो गया? सबका हो गया? चलिए कॉपी बंद, कॉपी बंद। हो गया तो कौन सा? दिस मीबोमियन, MEIBOMIAN। हाँ, आँख के पास बाबू बेसिकली पाया जाता है, आँख के पास वाला दिस ग्लैंड, आई के स्ट्रक्चर के पास दिस ग्लैंड। ठीक है, चलिए हो गया? कॉपी बंद। ठीक है, आवाज आना चाहिए, जोर से सुनाई देना चाहिए सबको, उनके ऐसे नोट तक। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग पढ़े कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। कंपाउंड एपिथेलियम को हम लोग दो टाइप में बांट के पढ़े थे, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। यस और नो? ट्रांजिशनल एपिथेलियम को हम लोग यूरोथेलियम बोले, क्योंकि ये जनरली यूरिनरी ट्रैक्ट जो हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर वाला, उसमें पाया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट है, और प्लस इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसलिए क्योंकि ये ट्रांजिशन हो रहा है, अनस्ट्रेच्ड स्टेट से स्ट्रेस स्टेट में चल जाता है। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसका बेसिकली एग्जांपल होता है रेनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और लोअर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। यस और नो? उसके बाद हम लोग पढ़े ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को बोले कि ये जो सेल्स है ये जनरली जो होगा आपको प्रोटेक्शन वगैरह में मदद करेगा। इसका तीन टाइप, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार। और जो इसका जो लोअर बेसल सेल्स है वो हमेशा क्या होगा? क्यूबॉइडल इन नेचर होगा। यस और नो? फिर पढ़े स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में जब पढ़े हम लोग, तब बोले कि जो ऊपर का जो टॉप लेयर का जो सेल होगा वो हमेशा क्या होगा? टॉप लेयर का सेल्स फ्लैट टाइल लाइक होगा, तो इसको हम लोग बोले स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब अगर इसके टॉप लेयर के सेल्स के ऊपर केराटिन प्रोटीन का भी डिपोजिशन हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ये प्रेजेंट होता है आपके हेयर पे, आपके नेल्स पे, स्किन के पास, एल्बो का यहाँ, एंकल के पास वहाँ। और सर्टिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम आपका प्रेजेंट हो गया बकल कैविटी का इनर लाइनिंग में, लिप्स पे, वेजाइना में और कॉर्निया में। और यहाँ की ना बोल। उसके बाद हम लोग पढ़े स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में, जिसमें टॉप लेयर का सेल्स भी होगा क्या? क्यूबॉइडल नेचर का होगा। इसका बेसिकली एग्जांपल होता है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, यानी पैनक्रियाटिक डक्ट या मेमोरी ग्लैंड का जो डक्ट हुआ उसमें पाया जा रहा है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और यस और नो?
उसके बाद स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, टॉप लेयर का जो सेल्स होगा वो कॉलमनार टॉल सिलेंडर लाइक होगा, तो उसको बोले स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। अगर इसके फ्री सरफेस पे कॉलमनार सेल्स के फ्री सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट है तो उसको बोले स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ये कहां प्रेजेंट है? बकोफेरेंजियल कैविटी ऑफ फ्रॉग और लैरिंक्स में। और उसके बाद अगर सीलिया नहीं प्रेजेंट है तो स्ट्रैटिफाइड नॉन सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ये सर कहां प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है एपिग्लोटिस में। यस और नो? उसके बाद हम लोग पढ़े अपना कि एनसीईआरटी का बेसिक्स तो पढ़ लिए कि जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसका लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन है, नो रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं है, लिमिटेड रोल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स क्या है कि मल्टी कुछ नहीं है, मॉडिफिकेशन है एपिथेलियल ग्लैंड का सिक्रीशन करने के लिए। तो सिक्रीशन कौन कर रहा था? सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। यस और नो? फिर ग्लैंड्स को हम लोग बांटे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। अगर एक सिंगल सेल से बना है तो उसको हम लोग बोले यूनिसेलुलर ग्लैंड, बहुत सारे सेल से बना है तो मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड का बेस्ट एग्जांपल होगा म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल, पैनेट सेल्स भी आ जाता है। और उसके बाद मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स जो बोले इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, सारा सिक्रीशंस अपना रिलीज करता है और तब जाके एक्शन होता है। मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स का एग्जांपल हो गया वेस्ट्रॉल ग्लैंड। यस और नो? उसके बाद हम लोग फाइनली पढ़े कि तीन टाइप का ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे बोले एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड बिना डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में दे देता है। इस पे पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, एग्जांपल थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस एक्सेट्रा। यहां पे हम लोग जब एक्सोक्राइन ग्लैंड का बात कर रहे हैं, ये अपना सिक्रीशन एक डक्ट एक पाइप के थ्रू ब्लड में देगा, इसको हम लोग बोले एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसका बेस्ट एग्जांपल जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेसो में करके तुमको याद रखना है। एम फॉर म्यूकस, ई फॉर ईयरवैक्स, एस फॉर स्वेट ग्लैंड या सैलिवरी ग्लैंड, ओ फॉर ऑयल ग्लैंड, एम फॉर मेमरी ग्लैंड, ई फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम। मेसो में याद रखना है। मिक्स्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों नेचर का होता है, तो इसमें बेस्ट एग्जांपल आता है पैनक्रियास सेल्स और आता है तुम्हारा गोनाड्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर वे ऑफ सिक्रीशन को फिर हम इसको तीन टाइप में बांटते हैं। सबसे पहले बोले एम, एक्राइन और मेरोक्राइन। एक्राइन और मेरोक्राइन यानी कि इसमें सेल्स में अपना सिक्रीशन जो है नॉर्मली सिक्रीशन करेगा, तो इसके लिए हो गया एक्राइन मेरोक्राइन। जितना सारा भी जनरली ग्लैंड्स होता है वो एक्राइन या मेरोक्राइन नेचर का ही होता है। फिर अगर वो सेल सिक्रीशन कर रहा है तो उसका एपिकल पार्ट भी अगर श्रेड ऑफ हो जाए, एपिकल पार्ट भी श्रेड ऑफ हो जाए तो एपिकल पार्ट एपोक्राइन, एपिकल पार्ट एपोक्राइन, तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया तुम्हारा मेमरी ग्लैंड। अब जब सिक्रीशन कर रहा है उसके साथ साथ अगर उसका पूरा का पूरा एक पार्ट ही रिलीज हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे होल ग्लैंड का पार्ट हो गया तो बोले होलोक्राइन। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया तुम्हारा सेबेशियस ग्लैंड, जिस ग्लैंड, मेमोवियन ग्लैंड। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जय हिंद। कैसा लगा? अच्छा लगा? एपिथेलियल टिश्यू हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में अपना दूसरा टाइप ऑफ टिश्यू को उठाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू, या फिर कनेक्टिव टिश्यू लास्ट में करते हैं। मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू को पहले खत्म करते हैं क्योंकि वो छोटे हैं। और मस्कुलर टिश्यू के बारे में चैप्टर भी करना है, नर्वस टिश्यू के बारे में तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर ही है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू एंड में करेंगे, पहले उस टॉपिक्स को खत्म करते हैं, ठीक है। आपको इस लेक्चर को अच्छा लगा, इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। और आप लोग प्लीज़ ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, थोड़ा सब्सक्राइबर्स और लोगों को बताइए। देखिए बेसिकली ये चैनल किसी का मदद करने के लिए ही है, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लोगों को बताइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।